गुड आफ्टरनून गाइस, कैसे हो आप लोग। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप लोग बताना आप लोग कैसे हो। हम आप लोग को प्रसार शिक्षा उसके एक्सटेंशन एजुकेशन बता रहे थे। डॉक्टर वृंदा मैम की बुक है, उसके साथ मेरे पास 2-3 बुक और है जो टॉपिक जिसमें सही लगता है। गीता पुष्पसा मैम की बुक है और परमिला वर्मा मैम की बुक है। मेरे पास बहुत सारी बुक है। मंजू पाटनी मैम की बुक है। तो जहाँ मुझे जो टॉपिक सही लगता बता देती। वैसे इसमें ईजी लैंग्वेज में दिया हुआ है तो यही ज़्यादा आपको मैं बता देती हूँ, दिखा देती हूँ, जो भी कह सकते हैं। तो मैं आपको ये प्रसार शिक्षा एक्सटेंशन एजुकेशन पढ़ा रही थी, तो जिसमें मैंने आपको फर्स्ट यूनिट में 6 चैप्टर कंप्लीट कर दिया है। आप देख लीजिए, आपके पास प्रूफ हो जाएगा कि देखिए मैंने आपको 6 चैप्टर कंप्लीट कर दिया धीरे धीरे करके। फिर इसके बाद मैं आपको सारे चैप्टर का जब ये एक यूनिट कंप्लीट हो जाएगा तो हमारे सारे चैप्टर के क्या करूँगी, क्वेश्चन करवाऊँगी। ठीक है, मतलब आपको पढ़ा लिखा समझा के तब आगे बढ़ूँगी। और यूथ के जो क्वेश्चन होंगे वो खुद के भी बनाए क्वेश्चन मैं आपको दूंगी। सोच रही हूँ उस दिन मैं लाइव आऊँगी तो क्वेश्चन टेस्ट टाइप का मैं लूँगी आपका। देखिए इसमें मैं प्रसार शिक्षा, इसके अंदर प्रसार शिक्षा का अर्थ, आवश्यकता, परिभाषा, औपचारिक क्या है, प्रसार के क्षेत्र में अंतर वगैरह सब बता दिया। इसका दर्शन बता दिया, प्रसार कार्यकर्ता के कार्य बता दिया, शिक्षण तथा विषय वस्तु विशेषक की भूमिका बता दी, औपचारिकेतर शिक्षा बता दी और प्रौढ़ शिक्षा बता दी। ठीक है, अब नंबर आता है प्रसार गतिविधियों का इतिहास। वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन हर साल आता है, आप इसको ध्यान से देखना। उसके बाद आपका 2 बचेगा, इसमें से भी क्वेश्चन आता है। इस 2 चैप्टर बतेगा, ये यूनिट क्या हो जाएगी, फिनिश हो जाएगी। देखिए बड़ी यूनिट थी, ख़त्म हो जाएगी। इसके बाद मैं आपको बोली हूँ कि मैं आपको संचार बताऊँगी। ठीक है, लेकिन पहले क्वेश्चन करा लूँगी। क्वेश्चन एक दिन मैं लाइव आऊँगी, पूरा टेस्ट लूँगी, फिर पूरे क्वेश्चन करा लूँगी, उसके बाद संचार स्टार्ट करूँगी। ठीक है, मैं चाहती हूँ कि आपको जो मैं बताऊँ आपको कंठस्थ हो जाए, ऐसा न रहे कि आपको क्या हो, चीज़ें भूल जाए बताने के बाद। ठीक है, मैं ये चीज़ें आपको नहीं चाहती हूँ। तो चलिए ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो आपको बताना है हमें आज गतिविधियाँ, प्रसार गतिविधियों का इतिहास बताना। अध्याय 2 नंबर का ये चैप्टर है। ठीक है, देख लीजिए, अध्याय 7 है, सॉरी अध्याय 7 है ये। इसे इस नाम से भी जानते हैं कि भारत में प्रसार कार्य तथा सामुदायिक विकास कार्यक्रम के प्रारंभिक प्रयास कह सकते हैं। इसमें ये था कि जैसे जब अंग्रेज आए हमारे देश में, अंग्रेज आए जब वो हमारे देश से जाने लगे तो ऐसा नहीं कि उन्होंने कुछ दिया नहीं, ऐसा नहीं कि उन्होंने रेलवे किसने स्टार्ट किया तो उन्होंने स्टार्ट किया। बहुत सारी चीज़ें क्या है अंग्रेज़ों ने ही हमें दिया। आप देखेंगे जहाँ भी जिस भी स्टेशन जाएंगे, प्लेटफॉर्म पे देखेंगे जो बिल्डिंगें बनी वो अंग्रेज़ों ने ही हमें दिया। शिक्षा भी लाया उन्होंने, ऐसा नहीं कि वो गए, मतलब आप इस चीज़ को गलत नहीं लेना, वो हमारे देश छोड़ के गए तो ऐसा नहीं कि वो हमें कुछ दिए नहीं, बहुत कुछ दिए। प्रसार गतिविधियों में भी थोड़ा योगदान किया उन्होंने। आप देख सकते हैं ये प्रसार गतिविधियों का इतिहास है चैप्टर, यहाँ से स्टार्ट है। हिस्ट्री ऑफ एक्सटेंशन एक्टिविटीज़, तो लिखा है अत्यंत प्राचीन समय से भारत की अर्थव्यवस्था अत्यंत ही सुदृढ़ थी, इसीलिए भारत को क्या कहते थे, पहले सोने की चिड़िया कहते थे। ये बात सही है कि अंग्रेज आए, लूटे पाटे खाए, निकल लिए, ये बात सही है, लेकिन उसके बाद उन्होंने कुछ किया भी, कुछ काम भी किए, कुछ करके गए हैं। यहाँ के लोग सुखी संपन्न। रामायण में तुलसीदास जी लिखते कि दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज्य कबहू नहीं व्यापा। अर्थात त्रेता युग में राम के राज्य में किसी भी व्यक्ति को किसी प्रकार का कोई शारीरिक मानसिक दैविक किसी भी प्रकार का कोई कष्ट नहीं था, सभी लोग सुखी थे। महाभारत काल में भी शासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए ग्राम पंचायत हुआ करती थी। सारे छोटे मोटे झगड़े झंझट ग्राम स्तर पर ही निपटा लिए जाते थे। मौर्य काल में चाणक्य ने भी हर एक गाँव में ग्राम सभा का निर्माण किया। आप इतिहास देख रहे हो इसलिए सब चीज़ें थोड़ा पढ़ लो। भारत एक साधन संपन्न देश था, अनेकता में यहाँ एकता, सभी जाति सभी वर्ग सभी धर्म के लोग यहाँ पाए जाते हैं। ठीक है, यहीं पे कहीं आप पंजाब में देखेंगे तो आपको कुछ और मिलेगा, आप दक्षिण साइड चले जाएंगे तो वहाँ आपको कुछ और मिलेगा, झारखंड वगैरह में देखेंगे तो वहाँ अभ्रक लोहे, मतलब एक ऐसा देश जहाँ पे सारी चीज़ों से ये देश क्या है, साधन से संपन्न देश था। इसलिए भारत को क्या कहते थे, सोने की चिड़िया कहा जाता था। परिणामतः कभी भी ग्रामीण विकास कार्यक्रमों को चलाने की आवश्यकता ही नहीं महसूस
महसूस की गई, ठीक है। परंतु इस सोने की चिड़िया वाले देश पर कई विदेशियों की बुरी नज़र पड़ी। उन्होंने आक्रमण कर यहाँ के धन संपदा को जी भर लूटा, खसोटा और अपने अपने देश ले गए। मुगलों तथा ब्रिटिश शासकों ने तो भारत की दशा को जर्जर कर दिया, भारतीयों को कंगाल एवं गुलाम कर दिया। मतलब क्या, उन्होंने हमारी स्थिति को पहले खराब कर दी। जब स्थिति बहुत जर्जर हो गई तो उन लोगों ने क्या किया, थोड़ा सोचा। यहाँ पे वो चीज़ें आपको देखने की मिलेगी। उन्होंने क्या किया, थोड़ा सोचा। प्रारंभिक प्रयास उन्हीं कथा प्रथा प्रसार गतिविधियों में आप देख सकते हैं। तो क्या किया उन्होंने, भारतीयों को कंगाल एवं गुलाम बना दिया। इनकी सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक दशा बद से बदतर हो गई। मतलब कहने का, समाज में इनका कोई स्टेटस नहीं था, समाज में इनकी कोई, कह सकते कोई स्तर ही नहीं उन्होंने छोड़ा। आर्थिक रूप से वो लूटे, शिक्षा उन्होंने दी ही नहीं। शिक्षा वो जाने की क्या होंगे, अगर ये जागरूक होंगे, अगर ये शिक्षित होंगे, इनको समझ होगी तो क्या होंगे, ये अपनी स्थिति, अपनी वैल्यू समझेंगे। फिर जब अपनी वैल्यू समझेंगे कि मेरी ये वैल्यू, तो क्या होगा, इनकी मानसिक सोच बदल जाएगी। हमारे गुलाम बन करके नहीं रह सकते, ठीक है। इसलिए इन चीज़ों से क्या किया उन्होंने, भारतीयों को दूर रखने की कोशिश की। प्रौढ़ शिक्षा क्यों चलाया गया, क्या उसके बाद क्या हुआ, देश बद से बदतर हो गया। इसलिए प्रौढ़ों को शिक्षित करना बहुत जरूरी हो गया। इसलिए महात्मा गांधी के जन्मदिन अवसर पर 2 अक्टूबर 1978 में क्या हुआ, प्रौढ़ शिक्षा का स्टार्ट हुआ, प्रौढ़ शिक्षा को शुरू किया गया, ठीक है। उसका गठन, मतलब गठन तो नहीं कह सकते, स्टार्ट कह सकते हैं। मजबूर लोग अंधविश्वासी एवं रूढ़िवादी हो गए। सब शिक्षा नहीं थी तो इसका होना तो निश्चित सी बात है कि वो अंधविश्वासी होंगे, रूढ़िवादी होंगे, क्योंकि उन्हें जागरूक नहीं थे, शिक्षित नहीं थे, अज्ञानता उनमें बस गई थी। वे कर्म पर अपितु भाग्य पर विश्वास करने लगे तथा दोनों शाम का भोजन, मोटा कपड़ा तथा झोपड़ी में ही रहकर संतुष्ट हो गए। कई लोग अत्यंत निर्धन हो गए, जिनके तन पर न तो वस्त्र थे और न ही पेट में अनाज थे। वे खुले गगन में, धरती के ऊबड़ खाबड़ जमीन पर ही सोने व रहने के लिए मजबूर हो गए। बीमारियों ने उन्हें काफ़ी परेशान किया। कितने लोग असमय ही काल के गाल में समा गए। इसलिए यह महसूस किया गया कि सरकार द्वारा ग्रामीण पुनर्गठन के कार्य किए जाएं ताकि लोगों के रहन सहन के स्तर में सुधार आए। ग्रामीण पुनर्गठन, ग्रामीण गाँवों का क्या करना, फिर से अच्छा निर्माण करना, इसे पुनर्गठन कहा गया, ठीक है। प्रसार गतिविधियों के प्रारंभिक प्रयास। आप सबसे पहले भी क्या जानना चाह रहे हैं, तो आप आपको मैं ये बता रही हूँ, इसका प्रारंभिक प्रयास बता रही हूँ कि इसका स्टार्ट, प्रारंभ में, इसका शुरू में इसके लिए क्या प्रयास किया गया था, प्रसार गतिविधियों के लिए, प्रसार को आगे बढ़ाने के लिए। उसके बाद इसमें स्वतंत्रता पूर्व के पहले की कुछ गतिविधि हैं, स्वतंत्रता पूर्व के बाद की कुछ गतिविधि हैं। मतलब कुछ कार्यक्रम बनाए गए। कुछ गतिविधि का मतलब क्या है, कुछ एक्टिविटीज़ की गई, मतलब कुछ कार्यक्रम बनाए गए। जैसे शांति निकेतन हो गया, गुड़गांव परियोजना हो गई, स्वराज्य हो गया, बहुत सारी चीज़ें हैं। फिर कुछ हो गया जैसे स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद बनाई गई। तो सारी चीज़ें मैं एक एक करके आपको समझाऊंगी, ठीक है। अभी आप देखो, ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रयास, एफर्ट ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट। 19वीं सदी, कब, 19वीं सदी से के प्रारंभ तक किसी भी शासकों द्वारा ग्रामोत्थान हेतु कोई प्रयास नहीं किए गए, परंतु 19वीं सदी के अंत तक इष्ट देव रूठ गए। प्राकृतिक मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब कि बारिश नहीं हुई। हमारे इष्ट देव क्या, प्रभु इंद्र भगवान को कहा जा रहा है कि रूठ गए। तो हम किस पर डिपेंड थे, तब हमारे पास नल, नहर, नलकूप इत्यादि की व्यवस्था नहीं थी। अंग्रेजों ने ये सब नहीं किया, हमें तो उन्होंने पीछे कर दिया। तो हम कहते हैं ना, भाग्य पे आश्रित हो गए, ठीक है। कर्म पे विश्वास नहीं करते थे। तो पानी बरसा तो खेती होगी, नहीं बरसा तो सूखा पड़ गया, भूखे मरना है, ये सब चीज़ें नहीं। भगवान चाहेंगे तो हम अन्न खाएंगे, भगवान नहीं चाहेंगे तो हम भूखे मरेंगे, मतलब भाग्य पर डिपेंड हो गए। तो वही कि क्या हुआ, इंद्रदेव रूठ गए। फिर क्या हुआ, इनकी स्थिति बहुत खराब हो गई। यहाँ अकाल पड़ गया, 18 वर्षों तक अकाल पड़ गया, ठीक है। 1875 से लेकर 1901 तक देर अकाल पड़ गया। तब ब्रिटिशों ने क्या किया, नए नए एक्ट का निर्माण करना शुरू किया। तो वही चीज़ें यहाँ मैं बता रही हूँ कि 19वीं सदी के प्रारंभ तक किसी भी शासकों द्वारा ग्रामोत्थान हेतु कोई प्रयास नहीं किए गए। 1 मिनट आप होल्ड करिएगा, मैं जस्ट आ रही हूँ तुरंत। ठीक है,
तो वही बात चलिए फिर से स्टार्ट कर देते हैं कि 19वीं शती के प्रारंभ तक किसी भी शासकों द्वारा ग्रामोत्थान हेतु कोई प्रयास नहीं किया गया, परंतु 19वीं सदी के अंत तक इष्टदेव रूठ गए। मतलब स्टार्टिंग में 19वीं लिखा तो 1901, 1902, 1940, 1900 सन की बात की जा रही है, तब तक कुछ नहीं हुआ, परंतु 19वीं सदी के अंत तक इष्टदेव रूठ गए, प्राकृतिक प्रकोप रहा तथा लगातार अकाल पड़ा। सन 1875 से 1901 तक इन 26 वर्षों में लगातार 18 वर्षों तक अकाल पड़े, जिसमें ग्रामीणों की स्थिति अत्यंत विकट तथा कष्टप्रद हो गई। वे दाने दाने को तरस गए। परिणामतः ब्रिटिश शासकों को आयोग की स्थापना करने के लिए विवश होना पड़ा। ठीक है, क्योंकि क्या थे उस टाइम वही हमारे देश का कार्यभार संभाल रहे थे, शासन कर रहे थे हमारे देश पे, हम लोग के ऊपर उनका क्या था, राज था। तो जब वो हम लोग अकाल के मारे, मतलब जो ये भारतीय थे, क्या हुआ, उन अकाल पड़ गया और भूखे मरने लगे, तो इन्होंने क्या किया, विभिन्न प्रकार के आयोगों का निर्माण किया। देखिए यहाँ पे लिखा है साफ साफ, उन्होंने मजबूर होकर ग्रामीण, करने का मन तो नहीं था, लिखा वो मजबूर होकर करना पड़ा, मजबूर होकर ग्रामीण विकास हेतु कई अधिनियम बनाए, जैसे भूमि विकास ऋण अधिनियम 1988, याद रखिएगा, लैंड इम्प्रूवमेंट लोन एक्ट 1988, कृषि ऋण अधिनियम 1988, एग्रीकल्चर लोन एक्ट 1988, सहकारी अधिनियम 1994, कोऑपरेटिव एक्ट 1994, सहकारी संशोधन अधिनियम 1912, कोऑपरेटिव अमेंडमेंट एक्ट 1912। ठीक है, कब बनाए, 2 1988 में, 1 1912 में, सरकारी संशोधन अधिनियम। इम्पॉर्टेंट जहाँ है तो ये शांति निकेतन से स्टार्ट है, वहाँ से ये कुछ चीज़ें जो इम्पॉर्टेंट है। चलिए तब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, कुछ छोड़ूंगी नहीं, लाइन बाय लाइन बताऊंगी आपको। इन अधिनियमों को इसलिए बनाया गया ताकि ग्रामीणों को ऋण तथा अन्य प्रकार के सहयोग दिए जा सके, जिससे ग्रामीण लोग उन्नत ढंग से खेती तथा पशुपालन का कार्य कर सके। कुछ सिंचाई परियोजनाएं, इरिगेशन प्रोजेक्ट भी बनाए गए, क्योंकि क्या होता था पहले, क्या होता था, भगवान पे आश्रित होते थे हम कि बारिश होगी तो क्या होगा, खेती होगी। तो इसी को ध्यान में रखते हुए क्या सिंचाई परियोजनाएं लाई गई। ठीक है, ताकि अकाल पर काबू पाया जा सके। सन 1935 में ग्रामीण विकास कार्यक्रमों को प्रादेशिक स्तर पर स्थानांतरित कर दिया गया। सन 1935 में ही ग्रामीणों के विकास हेतु कई प्रदेशों में ग्रामीण पुनर्गठन विभाग, याद रखिएगा कब, 1935 में सर्वप्रथम ग्रामीण पुनर्गठन विभाग, रूरल रिकंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट की भी स्थापना कर दी गई। कब, 1935 में। कब, 1935 में क्या किया गया, ग्रामीण पुनर्गठन विभाग, रूरल रिकंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट की स्थापना की गई। कब, 1935 में। इन विभागों द्वारा ग्रामोत्थान हेतु कई कार्यक्रम चलाए गए। क्या किए गए, तो ग्रामोत्थान का मतलब क्या, ग्राम प्लस उत्थान, गांव का विकास, गांव के विकास के लिए क्या किए गए, बहुत कार्यक्रम चलाए गए। 1935 में ग्रामीण विकास पुनर्गठन विभाग के अंतर्गत कार्यक्रम को संचालित करने के लिए वित्तीय सहायता केंद्र सरकार देती थी। जो ये ग्रामीण पुनर्गठन विभाग बना गया, उसके अंतर्गत जो विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम स्टार्ट किए गए, उसको कौन, जो ये पैसा देती थी, वित्त कौन देता था, तो केंद्र सरकार देती थी। ठीक है, राज्य सरकारें नहीं, केंद्र सरकार देती थी। परंतु ये ग्रामीण पुनर्गठन विभाग ग्रामीणों के विकास के लिए बहुत खास नहीं कर पाए। कारण स्पष्ट था, उनका कार्यक्रम लोगों की समस्याओं, आवश्यकताओं तथा संसाधनों को ध्यान में रखकर नहीं बनाया गया था, और नहीं इन कार्यक्रमों में उनकी कोई भागीदारी तथा सहभागिता ही थी। इतना ही नहीं, इन कार्यक्रमों में लोगों का पूरा विश्वास भी नहीं था, क्योंकि अंग्रेजों पे तो ऐसे ही विश्वास उठ गया था। ठीक है, इसलिए ये कार्यक्रम मात्र फाइलों के कागजों में खानापूर्ति बनकर ही रह गए। सारांश में कार्यक्रम अधिक सफल नहीं हुआ। ग्रामीणों को इससे कोई विशेष लाभ भी नहीं हुआ। भारत को गुलामी के जंजीरों से छुड़ाने तथा अंग्रेजों से छुटकारा पाने के लिए अनेक समाज सुधारकों ने कई प्रयास किए। नारी उत्पीड़न को कम करने तथा उन्हें सम्मानजनक स्थान दिलाने के लिए कई अधिनियम बनाए गए, जिसमें प्रमुख नाम आता है राजा राम मोहन राय का। किसका नाम आता है, तो राजा राम मोहन राय का नाम आता है, प्रमुख नाम। इन्होंने स्त्रियों की दशा में सुधार लाने के लिए अनेक प्रयास किए तथा कई समाज सेवकों के सहयोग से कई अधिनियम भी पारित करवाए। इनमें से कुछ अधिनियम इस प्रकार हैं, तो सती प्रथा निषेध अधिनियम 1929, बाल विवाह निरोध अधिनियम 1929, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1876, हिंदू स्त्रियों का संपत्ति का अधिकार अधिनियम 1933। सती प्रथा अधिनियम कब,
1929। बाल विवाह निरोध अधिनियम कब? 1929। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब? 1876। हिंदू स्त्रियों पर संपत्ति पर अधिकार अधिनियम 1933। ठीक, एक बार और रिपीट करिए। सती प्रथा निषेध अधिनियम 1929, बाल विवाह निरोध अधिनियम 1929, हिंदू विवाह पुनर्विवाह अधिनियम 1876, हिंदू स्त्रियों का संपत्ति पर अधिकार 1933। 4 चीजें आपकी क्लियर। नेक्स्ट आता है छुआछूत अभिशाप अधिनियम 1955। छुआछूत अभिशाप अधिनियम मतलब छुआछूत, जैसे कहते हैं ना जाति के बीच में छुआछूत रखते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र 4 वर्ड में बटे हुए। तो जैसे बड़ी जाति वाले क्या करते, छोटी जातियों से क्या करते थे, भेदभाव रखते थे। आज भी समाज में व्याप्त है। उनका छुआ पानी नहीं पीते थे, उन्होंने जिस कुएं से पानी पी लिया उसका यूज नहीं करते थे, समाज में उनका बहिष्कार होता था। तो इस पर क्या किया, अधिनियम बनाए गए। कब बनाए गए? 1955 में। याद रखिएगा। दहेज निरोध अधिनियम कब? 1961। इसको भी देख लीजिए। छुआछूत अभिशाप अधिनियम कब? 1955। दहेज निरोध अधिनियम कब? 1961। छुआछूत अभिशाप अधिनियम कब? 1955। दहेज निरोध अधिनियम कब? 1961। इसको ऐसे 2-3 बार देखिएगा, याद हो जाएगा। नेक्स्ट आता है राजकीय स्तर पर विशेष विवाह अधिनियम 1872, 1923 और 1924। इस प्रकार ब्रिटिश काल में ग्रामीणों के उत्थान हेतु कोई विशेष कार्य नहीं किया गया। ग्रामीणों के विकास हेतु किए गए प्रयासों का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पहले तथा स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात। समझे आप? स्वतंत्रता प्राप्ति के पहले कुछ कार्यक्रम बनाए गए। स्वतंत्रता प्राप्ति, जब स्वतंत्रता हमारा देश आज़ाद हो गया 1950 में, 1947 में, तो क्या होगा, तब उसके बाद क्या हुआ, कुछ और कार्यक्रम लाए गए। ठीक है। स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व किए जाने वाले प्रसार गतिविधियां। शांति निकेतन में कार्यक्रम, वर्क एट शांति निकेतन। आप ये चीज़ ध्यान देखना, शांति निकेतन किसने लाया था, तो आप किसको बताएंगे? श्री रविंद्रनाथ टैगोर ने। किसके सहयोग से? एलम हस्ट के सहयोग से। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखिएगा। इसका शॉर्ट नोट भी मैं आपको भी दिखाती हूँ। शांति निकेतन को श्री निकेतन भी कहते हैं। शांति निकेतन को और किस नाम से जानते हैं? तो शांति निकेतन को श्री निकेतन भी कहते हैं। भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता कवि श्री रविंद्रनाथ टैगोर ने सन 1908 में अपनी ही जमींदारी के कालीग्राम परगना में, ध्यान रखिएगा, श्री निकेतन को और किस नाम जानते हैं? तो आप बोलेंगे शांति निकेतन। शांति निकेतन को और किस नाम से जानते हैं? तो आप बोलेंगे श्री निकेतन। और इसके लिए किसने कार्य किया? तो आप बोलेंगे भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता श्री रविंद्रनाथ टैगोर ने सन 1908 में अपनी ही जमींदारी के कालीग्राम परगना में ग्रामीणों के उत्थान हेतु अनेक करार। उनकी जमींदारी थी। पहले क्या होता था, जमींदारी अपना अपना एरिया, जैसे आजकल ग्राम पंचायत का इलेक्शन होता है, वैसे पहले जमींदारी हुआ करती थी। ठीक है, कुछ गांव को मिलाकर, कुछ क्षेत्र को मिलाकर जमींदार हुआ करते थे। तो उनके ही जमींदारी में कालीग्राम परगना एक ग्रामीण मतलब एक परगना था, जिसके उत्थान के लिए उन्होंने क्या किया, कार्य किया। उन्होंने सबसे पहले किसके लिए? कालीग्राम परगना में। किसमें? कालीग्राम परगना में ग्रामीणों के उत्थान हेतु अनेक कार्य किए। उन्होंने क्रियाशील युवकों का एक संगठन बनाया। इसमें एक ये वेरी इंपॉर्टेंट बात है, वेरी इंपॉर्टेंट। उन्होंने क्रियाशील युवकों का क्या क्या गठन किया, और उनका मानना था ये युवक ही क्या करेंगे, जाके जगह जगह कार्य को आगे बढ़ाएं, क्योंकि यूथ में क्या होती है, एनर्जी ज़्यादा होती है, काम करने की ललक ज़्यादा होती है। ठीक है, वो ऊर्जावान होते हैं, उत्साहित होते हैं। इसीलिए उन्होंने क्या किया, क्रियाशील युवकों का एक संगठन बनाया जो गाँव में जाकर कार्य कर सके और उनके रहन सहन के स्तर में सुधार ला सके। किसके? ग्रामीणों के। कहाँ? अपनी जमींदारी। किस जमींदारी? कालीग्राम परगना में। ठीक है, कब? 1908 में। उनको किस चीज़ के विजेता थे? नोबेल पुरस्कार विजेता थे। शांति निकेतन को और किस नाम से जानते हैं? तो श्री निकेतन के नाम से जानते हैं। समझ गए यहाँ तक? अब नंबर आता है कि श्री रविंद्रनाथ टैगोर ने किसके सहयोग से किया, क्योंकि अंग्रेज थे भाई उस टाइम हमारे देश में। श्री रविंद्र, क्योंकि हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था अभी सन 1921 में। ठीक है, श्री रविंद्रनाथ टैगोर ने 1921 में एलम हस्ट के सहयोग से शांति निकेतन में ग्रामीण पुनर्गठन संस्थान की स्थापना की। वेरी इंपॉर्टेंट है। रविंद्रनाथ टैगोर ने ग्रामीण पुनर्गठन संस्थान, रूरल रिकंस्ट्रक्शन इंस्टीट्यूट की स्थापना कब की? शांति निकेतन में। तो आप बताएंगे
बताएंगे सन 1921 में किसके सहयोग से, एलमहर्स्ट के सहयोग से, ठीक है। और इसमें कितने गांव सम्मिलित थे, 8 गांव को सम्मिलित किया था। इसमें 8 गांव के लोगों का एक संगठन बनाया था तथा इन्हीं गांव को केंद्र में रखकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया था, ठीक। इस संस्था का मुख्य क्रियाकलाप था कृषि, पशुपालन, कुटीर उद्योग, जैसे क्या हुआ, दोना, पत्ते से दोना बनाने का काम, धागा, सुतली चरखे का, चरखे पे क्या होता, रेशों को काटने का काम, मिट्टियों से मतलब होता कुल्हड़ इत्यादि बनाने के काम, बहुत जो क्या दिया सलाई बनाने का काम, जो कुटीर उद्योग जिसे लघु उद्योग भी कहते हैं वैसे काम का, खादी का आश्रम, खादी कपड़े बनाने के काम, ऐसे चीज़ों का स्टार्ट किया। और शिक्षा का विकास करके ग्रामीण जीवन को समुन्नत बनाया। ये कार्य ग्रामीण युवकों के संगठन के माध्यम से किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान रखना। अब आपको मैं ये चीज़ें एक लाइन वाइज एक ग्राफ के माध्यम से समझाती हूँ जो आपको कभी नहीं भूलेगा, याद रखना। एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा मेरी बातें याद आएंगी। सबसे पहले आप आएंगे स्वतंत्रता प्राप्ति के पहले। आज मैं ऐसे बता रही, कल आपको 1 लाइनर नोट्स दिखाऊंगी। स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व है, ये स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व के कुछ कार्यक्रम, इस चीज़ को आप ध्यान रखना, मतलब पहले के, ठीक। इसलिए 1921, 1922, 1930 ऐसे से करके कुछ प्रोग्राम आगे आते जाएंगे, ठीक है। 1947 के बाद क्या होगा, देश हमारा आज़ाद होगा, ठीक है। तो आप देखना, शांति, देखो सबसे पहले क्या, शांति निकेतन कार्यक्रम लिखो, उसके बाद ज़्यादा मजा आएगा। एक एक करके आराम आराम से समझाऊंगी, कोई भागने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से आता है। आप होता है नहीं, सिलेबस कंप्लीट कर लिया, पढ़ लिया, संतोष प्राप्त करने से कुछ नहीं होगा, उसका कार्य करने से होगा। आपको चीज़ों कितना आप कंज्यूम कर पा रहे हो, कितना आप उस चीज़ों को ग्रहण कर रहे हो, डिपेंड इस पर करता है। क्या है शांति निकेतन कार्यक्रम का अन्य नाम, आप बोलते जाइएगा अपने मन में, क्या, श्री निकेतन। क्या होगा, श्री निकेतन। किसने स्टार्ट किया था इसको, तो भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता, भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता, नोबेल दिख रहा है ना आप लोगों को, नोबेल पुरस्कार विजेता श्री रविन्द्रनाथ टैगोर ने, किसने, श्री रविंद्रनाथ टैगोर ने स्टार्ट किया था। कब किया था, तो आप बोलेंगे 1921 में स्टार्ट किया था, रियल यही है, लेकिन आप थोड़ा सा देखने के लिए समझ लीजिए। फिर आता है स्टार्ट किया था, तो उन्होंने क्या किया था, तो 1908 में कब से प्रारंभ करना शुरू किया था, तो 1908 में अपनी ही जमींदारी, वो जमींदार थे, ठीक है। अब 1908 में अपनी जमींदारी जो कालीग्राम परगना थी उनकी, कालीग्राम परगना में ग्रामीणों के उत्थान के लिए काम किया। क्या किया, ग्रामीणों के उत्थान के लिए कार्य किया, ठीक है। इतनी चीज़ें आप समझ गए, ठीक है। इसके लिए उन्होंने किया क्या, ये काम होगा कैसे, तो उन्होंने क्या किया, युवकों का एक संगठन बनाया। जो एक्टिव लड़के थे, वहाँ के जो यूथ थे, उनको क्या किया, लड़के नहीं कह सकते, यूथ में लड़के और लड़कियाँ दोनों आते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो युवकों का क्या किया, एक संगठन बनाया। क्या किया, एक संगठन बनाया युवकों का, ठीक है। यूथ जिसे कहते हैं, यूथ का क्या किया, संगठन बनाया। वैसे यहाँ युवक लिखा है तो युवक युवतियाँ 2 होता है, यहाँ पे युवक लिखा है तो इसमें बस आप लड़के कह सकते हैं, लेकिन यूथ में क्या होता है, दोनों, मतलब मेल फीमेल दोनों आते हैं। मैं आपके ज्ञान के लिए बता रही हूँ। युवकों का एक संगठन बनाया, ठीक है। संगठन में क्या किया उन्होंने, और इसके माध्यम से जो संगठन बनाया, उस संगठन के माध्यम से गांव के रहन सहन, उनके क्या किया, रहन सहन में सुधार लाने के लिए उन्होंने संगठन बनाया था। क्यों बनाया था, गांव के रहन सहन में सुधार लाने के लिए युवकों का संगठन बनाया था। ये चीज़ समझ के अब उन्होंने आगे किया, आगे उन्होंने सन 1921 में एलमहर्स्ट, ध्यान देना अंग्रेज थे, एलमहर्स्ट के सहयोग से, ठीक है, क्या किया, एलमहर्स्ट के सहयोग से शांति निकेतन में, ध्यान देना, शांति निकेतन को श्री निकेतन कहते हैं। इतना चीज़ आ गई। और किसने किया, तो प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्या किया, तो सन 1908 में अपनी जमींदारी कालीग्राम परगना के ग्रामीणों के लिए एक युवक का संगठन बनाया, और इसमें 8 ग्राम को उन्होंने लिया। युवकों का संगठन बनाया जो क्या करते थे, ग्रामीणों के रहन सहन, उनके स्तर को ऊंचा उठा सके। उसके बाद सन 1921 में एलमहर्स्ट के सहयोग से उन्होंने क्या किया, शांति निकेतन में ही उन्होंने क्या किया, ग्रामीण पुनर्गठन, क्या, ग्रामीण
पुनर्गठन, मैं लिख नहीं पाती, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है। ग्रामीण, नया ट्राइपॉड लूँगी। ग्रामीण, आप लोग मैनेज कर लेना बच्चे। ग्रामीण पुनर्गठन संस्थान की स्थापना की, कब की? तो सन 1921 में। कितने ग्रामों को ऐड किया? तो आप बोलेंगे 8 गांव के लोगों को इसमें ऐड किया, उसी को इन्होंने केंद्र माना और इस पर उन्होंने काम करना स्टार्ट किया। क्या उनके मुख्य क्रियाकलाप क्या थे? तो आप बोलेंगे खेती, पशुपालन, कुटीर उद्योग और शिक्षा का विकास करना। ठीक है, और इस काम के लिए मुख्य संगठन किसके माध्यम से किया? तो आपको मैं पहले ही बता दी कि युवकों के संगठन के माध्यम से किया। एक बार और रिपीट करती हूँ कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व के ये कार्यक्रम बने, कुछ कार्यक्रम बने, जिसमें क्या हुआ? शांति निकेतन कार्यक्रम का स्टार्ट कब हुआ? तो इसको श्री रविंद्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन कार्यक्रम क्यों कहते हैं? क्योंकि यहीं पे 1921 में एल्महर्स्ट ने ग्रामीण पुनर्गठन संस्थान का स्थापना की थी। ठीक है, इसलिए शांति निकेतन कार्यक्रम कहते हैं। तो ये क्या किया था? इसे श्री निकेतन कार्यक्रम भी कहते हैं और इसको प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता श्री रविंद्रनाथ टैगोर ने सन 1908 में अपनी ही जमींदारी के कालीग्राम परगना के ग्रामीण निवासी कह सकते हैं, वहीं के युवकों का एक संगठन बनाया और यही संगठन क्या किया? 8 गांव को ऐड किया, उनको केंद्र बनाया। इन्हीं संगठन के माध्यम से सन 1921 में एल्महर्स्ट जो अंग्रेज थे, इनके सहयोग से शांति निकेतन में ग्रामीण पुनर्गठन संस्थान की स्थापना की। और इसमें किसका सहयोग लिया? संगठन किस संगठन के माध्यम से किया? तो युवकों के संगठन के माध्यम से उन गांवों के मुख्य क्रियाकलाप के संचालन करवाए, जैसे कृषि, पशुपालन, कुटीर उद्योग तथा शिक्षा का विकास। इतनी चीजें आपको समझ में आ गई? समझ में आ गई तो आप डन लिख के भेजना। ठीक है, थम जो ये वाला करते हैं ऐसे लिख के हमें भेजना कि मैम समझ में आता है, नहीं आएगा तो वो भी बताना, या कोई कमी रहा करे तो आप बताया करो यार, मैं इम्प्रूवमेंट करूँगी, अभी तो मैं स्टार्ट करी हूँ। ठीक है, आगे आता है इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था? ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रोग्राम। आपने कार्यक्रम जान लिया, इसमें कुछ भी नहीं बचा है। अभी मैं सारा आपको पूरा समराइज कर दूंगी। ठीक है, अब कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? तो पहले नंबर पे क्या इसका उद्देश्य था कि ग्रामीण समस्याओं को समझना। क्या था कि ग्रामीणों की प्रॉब्लम क्या है? उनको शिक्षा की प्रॉब्लम है, उनको भूखमरी है, उनको भोजन चाहिए, उनके स्वास्थ्य की प्रॉब्लम, उनके रहन सहन की प्रॉब्लम है, उनकी प्रॉब्लम क्या है उस प्रॉब्लम को समझना। इस जो ये ग्रामीण पुनर्गठन संस्थान बना था, रूरल रिकंस्ट्रक्शन इंस्टीट्यूट जो बनाए थे रविन्द्रनाथ टैगोर ने, उनका मुख्य जो मोटो क्या था? तो यही था कि ग्रामीण समस्याओं को समझना, उनका अध्ययन करना, उनका हल ढूंढकर समाधान भी उनको देना। पहले उन समस्याओं को समझना, देखो क्या करना? समस्या समझना। ठीक, समस्या समझना, फिर क्या करना? समस्याओं पर अध्ययन करना। अगर उनको भूखमरी है तो क्या किया जाए, उनको अगर डेंगू हो जा रहा है तो क्या किया जाए, उनको मलेरिया हो जा रहा है तो क्या किया जाए, पानी को इकट्ठा ना होने दिया जाए, उनको रहन सहन को बताया जाए। ऐसे होता तभी तो मच्छरदानियाँ रही होंगी, मतलब लोग का साड़ी कपड़े के बनाते रहे होंगे, मतलब होता रहा होगा हर चीज़। तो क्या आपको क्या उस प्रॉब्लम की जो जड़ है उसके सॉल्व को, जो उसका सॉल्व करने का तरीका उसको समझना, फिर उन पर अध्ययन करना, मतलब एनालिसिस करना। ठीक है, फिर उसके हल को ढूंढना। भैया अगर यहाँ भूखमरी है तो इनको अच्छी उपज के तरीके बताओ, अच्छे बीज कैसे मिलेंगे उसको बताओ, कितने टाइम में कर लेंगे उसको बताओ। समझ गए आप? नंबर 2 आता लोगों में वास्तविक रुचि उत्पन्न करना, किसी काम को करने के प्रति क्या इंटरेस्ट जागृत करना। किसी को आप 4 दिन खाना पहुंचा सकते हो, रोज रोज खाना नहीं पहुंचाओगे, तो ठीक उसी काम को करने के लिए उसको इंटरेस्ट पैदा करना कि आप स्वयं करो और क्या करो, अपने को आत्मनिर्भर बनाओ, स्वावलंबी बनाओ और आगे बढ़ो। ठीक है, वास्तविक रुचि उत्पन्न करना तथा समस्याओं को समझने में उनकी मदद करना। तीसरा क्या किया? ग्रामीणों के स्थानीय संसाधनों को ढूंढना, और प्रसार शिक्षा का यही उद्देश्य है कि स्थानीय संसाधनों का प्रयोग करके ही जो काम किया जाए, अपना सर्वांगीण विकास किया जाए, वही क्या है? प्रसार शिक्षा का उद्देश्य है, उसका मोटो है, उसका लक्ष्य है। और उसका एक और उद्देश्य है कि क्या शहरों की तरफ पलायन नहीं करना। तो कब पलायन नहीं करेंगे? जब अपने ग्रामीण स्थानीय संसाधन, जहाँ पे उनके संसाधन का मतलब क्या है? जो उनके पास वस्तुएं उनको अगल बगल उनके सक्षम है, उपलब्ध है। जैसे क्या हो गया? फल से लदे वृक्ष हैं,
ठीक है। उनके मिट्टियों में अगर कोई चीज़ है तो उसका उपयोग करना, मतलब उनके स्थानीय चीज़ों का जो है उन्हीं का उपयोग करके आप अपने सॉल्व करो अपनी प्रॉब्लम को, तथा उन्हें विकसित करने में उनकी मदद करना। नेक्स्ट है ग्रामीण स्वच्छता, ऐसा था नहीं, अचार बनाना, खटाई बनाना, मुरब्बे बनाना इत्यादि को बनाओ, बेचो। जो नहीं कर पाएंगे वो आपको खरीदेंगे। तो आपके पास एक फल आंवले का पेड़ है, आपने क्या किया, उससे मुरब्बा बना रहे हैं, उसका अचार बना रहे हैं, तो संसाधन का प्रयोग तो ही कर रहे हैं। आम आपके अगर अगल फला हुआ है तो आप क्या करेंगे, उसका अचार बना लीजिए, उसका जेम बना लीजिए, उसकी जेली बना लीजिए, शैक बना लीजिए, जूस बना लीजिए। ये सब बनाने का तरीका उनको खुद बताना। नेक्स्ट था ग्रामीण स्वच्छता एवं स्वास्थ्य को उन्नत बनाने के लिए ग्रामीणों को जागरूक करना। इसके लिए क्या होगा, जागरूकता की जरूरत पड़ेगी। जैसे आप कोई काम करने से पहले अपने हाथ को धो लो, खाना खाने से पहले हाथ को धो लो, खाने में किस पौष्टिक तत्व की जरूरत है, कैसे पौष्टिक तत्वों की हाश होता है, तो आप ऐसे चीज़ों को बताओ भैया जो ये चावल धुल के माड़ को मत फेंको, वो उसमें क्या है, बहुत सारे विटामिन हैं, बी का इनरिच सोर्स, आप उसको मत फेंको। इन सब चीज़ों क्या, उनको जागरूक करो, चीज़ों से क्या करना, उनको जागरूक करना ही इनका उद्देश्य था। 4 चीज़ें आपको समझ में आ गई। मैं लाइन के माध्यम से बता देती हूँ उनके उद्देश्य, ठीक है। पहला क्या था, तो आप बोलेंगे ग्रामीण समस्याओं को समझना। क्या, ग्रामीण समस्याओं को समझना। दूसरा क्या था, लोगों की रुचि को समझना, उनके इंटरेस्ट को समझना। इंटरेस्ट किस में है, ठीक है। स्थानीय संसाधनों का प्रयोग करना सिखाना, का स्थानीय संसाधनों का प्रयोग बताना, ठीक है, बताना। और क्या था, अवेयर करना, मतलब जागरूक करना, स्वास्थ्य के प्रति, शिक्षा के प्रति, और मतलब स्थानीय चीज़ों के प्रति जागरूक करना। 4 चीज़ें हो गई, यहाँ तक आपने समझ लिया, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए क्या है, इन उद्देश्यों की पूर्ति करना इतना आसान नहीं था, जितना आसानी से हम पढ़ रहे हैं इतना आसान नहीं था। इसके लिए काफ़ी प्रयास किए जाने की आवश्यकता थी, क्योंकि ग्रामीणों, इनको पता है ना ग्रामीण क्या होते हैं, ऐसी मान्यता है, रूढ़िवादी होते हैं, अंधविश्वासी होते हैं, किसी चीज़ को तुरंत ग्रहण नहीं करते। क्यों नहीं करते, बहुत ठगे गए हैं, बहुत बेवकूफ़ बनाए गए इन चीज़ों को, इसलिए जल्दी वो कोई चीज़ों को अडॉप्ट नहीं करना चाहते हैं। तो वही चीज़ लिखा है, ग्रामीणों तक अपनी बातों को पहुंचाना, उनसे अपनी बात मनवाना, उनके रूढ़िवादी विचारों में परिवर्तन लाना अत्यंत ही कठिन कार्य था। इसलिए शांति निकेतन का कार्य दोहरा कार्य था, ठीक है। दोहरा कार्य था, एक बार उनकी प्रॉब्लम सुनना, एक बार उनको समझाना, ठीक है। दोहरा काम था। पहला कार्य तो यह था कि इस संगठन के माध्यम से युवकों को ग्राम वालों के पास जाकर अपनी बात बतानी, उनके व्यवहारों विचारों में परिवर्तन लाना। वही जो प्रसार कार्यकर्ता का कार्य होता है वही बात है यहाँ पे, ताकि ताकि वे युवकों की बातों को माने और उनके बताए गए मार्ग पर चले। दूसरा क्या था, दूसरा कार्य था ग्रामीणों की बातें, उनकी समस्याएं, रुचियों, संसाधनों आदि को युवक समझे और फिर उसी के अनुरूप उन्हें सलाह सुझाव दे, जो भी मैं आपको बताई हूँ। ऐसा करने पर ही संगठन के उद्देश्य पूरे होते थे। इस प्रकार इन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु निम्नांकित ठोस कदम उठाए गए। अब क्या क्या कदम उठाए गए हैं पुनर्गठन के लिए, ग्रामीण पुनर्गठन के लिए, जो सन 1921 में एलहस्ट के सहयोग से शांति निकेतन में रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा 8 गांवों को केंद्र मान करके और यूथों के माध्यम से चलाया गया था। सारी चीज़ें मैंने आपको एक वाक्य में बता दिया। अब उद्देश्य देख लीजिए। नंबर 1 क्या था, ग्रामीणों में अपनी सहायता करके स्वयं करने, सेल्फ हेल्प की भावना का विकास करना। और ये आपको पता है प्रसार शिक्षा का सिद्धांत है, स्वयं करके, सेल्फ हेल्प की भावना। मतलब जब आप किसी काम को करने के लिए खुद उत्साहित होंगे, खुद उत्प्रेरित होंगे, खुद ललायित होंगे, तो आप वो कार्य ज़्यादा अच्छे से करेंगे। क्यों? क्योंकि आप इंटरेस्टेड हैं उस काम को करने के लिए। वो काम का प्रभाव लॉन्ग टाइम तक रखेगा। किसी के द्वारा प्रेशराइज होकर अगर आप काम करेंगे तो जब तक आप प्रेशर है, जब तक आपके ऊपर दबाव आप करेंगे, फिर चीज़ों को क्या छोड़ देंगे। इस चीज़ को मैंने आपको एक पिछले अध्याय में ग्राफ के माध्यम से बताया था कि आपको एक ग्राफ बना था जिसमें उनके ऊपर थोप के काम करा रहे थे, तो जब ऊपर काम गया फिर क्या हुआ, अचानक नीचे आ गया। और जब कार्य में इंटरेस्ट पैदा करके, रुचि पैदा करके कार्य को किया गया तो ऊपर बढ़ता गया और उसका क्या हो गया, लॉन्ग टाइम तक क्या देखा गया, असर देखा गया लॉन्ग टाइम तक। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तुम्हें सेल्फ हेल्प की भावना का विकास करना। दूसरा था ग्रामीण नेतृत्व का विकास करना। ये आप पीछे ही पढ़ चुके, किसी एक लीडर जिसको वो आदर्श मानते हैं, उनके गांव का मुखिया हो सकता है, उनके गांव का कोई शिक्षित पर्सन हो सकता है, उनके गांव का कोई एक समाज सुधारक हो सकता है, ठीक है।
तो क्या, नेतृत्व का विकास करना, किसी लीडर, ग्रामीण नेताओं की बातें, ठीक है, जिसको वो आदर्श मानते हो। नेक्स्ट है ग्रामीण बालिकाओं का एक सेवा दल। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट है, व्रती बालिका, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना इस चीज को। ग्रामीण बालिकाओं का एक सेवा दल तैयार करना, जैसे आपने कहा था यूथ, यूथ के अंदर वो युवा तो लिखा था, लेकिन इसको आप यूथ से समझ लेना, जिसमें यंग हो गए, जिसमें नवयुवक हो, जिसमें युवक और युवतियां दोनों आते हैं। तो उन्होंने ग्रामीण बालिकाओं का एक सेवा दल तैयार किया, जिसे व्रती बालिका कहते थे। सेवा दल से तात्पर्य है कि बालक बालिकाएं, देखिए लिखा है ना, लिखा बालक बालिकाएं सेवा करने, यूथ का मतलब होता है जिसमें बालक बालिकाएं दोनों हो, याद रखना, युवा संगठन में ना मतलब बालक और बालिकाएं दोनों होते हैं। सेवा करने का व्रत ले, जो गाँव में जाकर लोगों को उन्नत ढंग से खेती करने, कुटीर उद्योगों को अपनाने, उन्नत तरीके से पशुपालन करने के लिए प्रेरित करें, दूसरों की सेवा करें, उन्हें व्रती बालिका कहते हैं। जो बालिकाओं का एक सेवा दल बना था, जो एक उनकी हेल्प के लिए जो एक दल तैयार किया गया था, जस्ता तैयार किया गया था, उसे क्या कहते थे, तो व्रती बालिका कहते थे, ठीक है। नेक्स्ट इनका क्या उद्देश्य था, तो आप देखेंगे कौन से कदम उठाए, तो हस्तशिल्प, हैंडीक्राफ्ट के विकास हेतु प्रशिक्षण, मैंने आपको बताया ना, दिया सलाई बनाना, पत्तों से दोने बनाना, पत्तों से पत्तल बनाना, जैसे जूट का उत्पादन करके, कपास उत्पादन करके, चरखों से रेशों का काटना, रेशों को काट करके उनको मिलों में देना, मतलब जिसको ज़रूरत हो ज़्यादा उस पर आप ले जाएं। इन चीज़ों का, मिट्टी का उपयोग करके कुल्हड़ बनाना, ग्लास बनाना, पात्र बनाना, जिसका लोग उपयोग करें शहरों में, मतलब उसको पलायन करना, लोग बेचे जैसे भी हो। तो इन चीज़ों का जो हस्तशिल्प कलाएं, मतलब हाथों द्वारा जो हैंडीक्राफ्ट, जो हाथों द्वारा जो आर्ट होती है, उसे हस्तशिल्प कला या हैंडीक्राफ्ट कहते हैं, ठीक है। उनके विकास करने की बात कही गई। और आगे आप पता है आपको क्या कहा गया, स्थानीय परिस्थितियों में रह के अचार कैसे बनाया जाए, मुरब्बे कैसे बनाए जाए, चीज़ों का प्रयोग करना बताना। अगला क्या था, प्रदर्शन केंद्र की स्थापना करना। एक होता है नहीं प्रदर्शनी, प्रदर्शनी का क्या होता है, गांव, ये एक अच्छा माध्यम है, दृश्य श्रव्य जो साधन होते हैं उसमें प्रदर्शनी का एक अच्छा माध्यम है गाँव के विचारों को, ग्रामीणों के विचारों को बदलने के लिए, मतलब संचार का भी एक अच्छा माध्यम, कैसे विराट जनसमूह यह है ना, तो प्रदर्शनी है। शांति निकेतन में एक प्रदर्शन केंद्र की स्थापना की गई, जिसका उद्देश्य था ग्रामीणों को बेहतर एवं वैज्ञानिक ढंग से खेती करके, पशुपालन करके दिखाना, कर लर्निंग बाय डूइंग, सीइंग बाय बिलीविंग, करके विश्वास करना, नहीं कहता करके सीखना और देख कर विश्वास करने के सिद्धांत पर आधारित है प्रसार शिक्षा। वही यहाँ भी लिया गया कि वो देखेंगे तो उनको विश्वास ज़्यादा होगा कि अच्छा ऐसे आंवले को ऐसे करेंगे तो मुरब्बा बन जाएगा, अच्छा खाने में तो बड़ा टेस्टी है, विटामिन सी भी इनको मिल जाएगा। इन सब तो वो जब देखेंगे तब तो जानेंगे। कह देंगे आप मुरब्बा बना लेना, आंवले को तोड़ लेना, उसमें क्या होना, जैसे जगह जगह छेद कर देना किसी धारदार चीज़ से, चूने में डाल देना, ऐसे कर, तो वो क्या जानेंगे जब तक देखेंगे नहीं। कोई अचार बनाना कैसे जानेंगे। तो वही चीज़ है कि प्रदर्शन के माध्यम से उनको दिखाना, उनमें विश्वास लाना, क्योंकि जो चीज़ देख के इंसान ना, देखी हुई चीज़ का क्या होता है, इफेक्ट ज़्यादा होता है। धामा आपको मैं आगे पढ़ाऊंगी, सीखने पे कितने %, बोल के कितना % आप ग्रहण करते हैं, बोल के वार्तालाप द्वारा कितना करते हैं, देख कर और वार्तालाप द्वारा, प्रैक्टिकल, सारी चीज़ें आगे मैं बताऊंगी आपको सारी चीज़ें याद करवा दूंगी यार, ठीक है। करके दिखाना, क्योंकि जब स्वयं अपनी आंखों से उत्तम खेती के फायदे को देखेंगे तो उन्हें विश्वास होगा, परिणाम तो वो भी उन्नत ढंग से खेती करने के लिए ललक उठेंगे। ग्रामीणों को सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, टोकरी बनाना, चर्मकारी, कुम्हारी आदि कार्यों को करके बताना। 6 नंबर पे क्या था, ग्रामीणों को साक्षर बनाने हेतु बुनियादी शिक्षा की व्यवस्था करना। बुनियादी शिक्षा, देखिए ध्यान दीजिएगा, महात्मा गांधी दिए थे, इसमें 20 के 18 सूत्र थे, लेकिन देखिए ग्रामीणों को साक्षर बनाने तो बुनियादी शिक्षा की भी व्यवस्था करना इसमें भी था। किसमें, जो ये ग्रामीण पुनर्गठन संस्थान की स्थापना शांति निकेतन में रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा 1921 में आलम हस्ट के सहयोग से की गई थी उसमें। नेक्स्ट नंबर क्या है, 7वां, ग्रामीणों में सहयोग की भावना का विकास करना ताकि वे मिलजुल कर कार्य करें। 8वां था ग्रामीण स्वास्थ्य और स्वच्छता अपनाना। इतनी चीजें आप समझ गए। आता है कार्यक्रम की गतिविधियां, एक्टिविटीज और प्रोग्राम। तो शांति निकेतन की मुख्य गतिविधियां थी कृषि एवं पशुपालन, आप आगे देख ही चुके हैं, इसमें इनका मुख्य उद्देश्य था। तो ये कैसे सीखा गया, तो एक प्रदर्शन डेमोन्स्ट्रेशन सेंटर की स्थापना की गई। इस स्थल पर उन्हें पशुपालन के उन्नत तरीके, खेती करने की वैज्ञानिक तरीके, मतलब क्या होता, चीजें करके दिखा के उनको बताई गई। स्वास्थ्य सुरक्षा हेतु प्रयास किए गए, दूषित पेयजल पीने, गंदे जगहों में रहने, गंदे बर्तनों का इस्तेमाल करने, अस्वच्छ वस्त्र इत्यादि के अपनाने से क्या होता है, विभिन्न रोगों का आपको सामना करना पड़ेगा, जैसे डायरिया हो गई, उल्टी हो गई, हैजा हो गया, टाइफाइड हो गया इत्यादि
इत्यादि। ठीक है, आगे आता लघु कुटीर उद्योग धंधे। जो यहाँ पे उन्होंने कदम उठाए थे उन्हीं का यहाँ आपको वो करके बता रहे हैं। यहाँ उन्होंने कदम उठाए, यहाँ उन्होंने एक्टिविटी के द्वारा कर दिया। लघु कुटीर उद्योग धंधे खोले गए। देखो जैसे चटाई बनाना, फर्नीचर बनाना, बढ़ईगिरी, कुम्हारगिरी, चर्म शिल्प, सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, टोकरी, सूप इत्यादि बनाना। ठीक है, सामाजिक चेतना लाकर, मतलब सामाजिक रूप से चेतना, उनको जागृत करके, उनको अवेयर करके यह महसूस किया गया कि केवल आर्थिक विकास करके ही ग्रामीणों का विकास नहीं किया जा सकता, अपितु उनमें सर्वांगीण विकास हेतु सामाजिक चेतना लाना पड़ेगा। ठीक है, उनकी माली हालत, वर्तमान दशा को अध्ययन करना पड़ेगा। ठीक है, उसके लिए उन्होंने क्या किया, शांति निकेतन के कार्यकर्ताओं द्वारा साक्षरता अभियान चलाया गया, लोगों को पढ़ने लिखने के लिए प्रेरित किया गया, रात्रि पाठशालाएं खोली गई। ये क्या है, तो ये कैसी शिक्षा होगी, तो आप कैसी बोलेंगे कि मैम ये अनौपचारिक शिक्षा है, क्योंकि देखो समय कुछ नहीं है, जब मन किया तब भ्रमणशील पुस्तकालय की व्यवस्था की गई ताकि लोग पढ़ लिख सकें, स्वयं के अधिकारों एवं कर्तव्यों के बारे में जान सके। आप समझ गए इतनी बात, प्रौढ़ शिक्षा इसी के अंतर्गत आएगा। व्यवसायिक प्रशिक्षण देकर, अभी तक तो आपने शिक्षा दी गई, संगठन बनाए गए, लघु कुटीर उद्योग खोले गए, कृषि के बारे में बताया गया, हेल्थ के बारे में बताया गया। व्यवसायिक मतलब अर्थ इकोनॉमिकल इनकी स्थिति कैसे ऊँची की जाए, तो उसके लिए सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, धातु के बर्तन, काष्ठ मूर्ति, कृषि औजार, हस्तशिल्प इत्यादि बनाएगा, जिससे इनकी आर्थिक दशा सुधर जाए। ये सुधर जाएगी तो ऑटोमेटिक इंसान का स्टेटस ऊपर हो जाएगा। इसका अचीवमेंट, उन्होंने इसकी उपलब्धियां क्या हुई, उन्होंने इतना सब कुछ बनाया, गठन किया, तो फिर एक्टिविटीज़ को लागू किया, कार्यक्रम बनाया, तो क्या अचीव किया। तो प्रसार कार्यक्रम के प्रारंभिक प्रयास में शांति निकेतन के कार्यक्रमों को काफ़ी सफलता मिली। वर्तमान में भी इस केंद्र को ग्रामोत्थान की दिशा में अहम स्थान प्राप्त है। अभी भी ये कार्यक्रम चल रहा है। इनके कार्यकर्ताओं द्वारा किए गए कार्यों से ग्रामीणों की आर्थिक दशा में सुधार आया। इसने शिक्षाविदों, राजनीतिज्ञों, समाज सुधारकों, सरकारी तथा गैर सरकारी संगठनों का ध्यान आकर्षित किया। परिणामतः कई संगठन इनसे प्रेरित होकर ग्रामीणों के विकास हेतु कार्य करने में जुट गए। समझ में आया। अब इसमें कुछ क्या थी, ड्रॉबैक, कुछ त्रुटियां थी। अब भाई कोई भी काम बनता है तो उसके कुछ मतलब बेनिफिट होते हैं, तो कुछ उसके नुकसान भी होते हैं। ठीक है, कुछ मेरिट होते हैं तो कुछ डिमेरिट भी होते हैं। चूँकि शांति निकेतन के सभी कार्यक्रम श्री रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा उनकी जमींदारी के अधीनस्थ गांव में चलाए गए थे। उन्होंने भाई 8 गाँव को केंद्र बनाया, उनकी जमींदारी परगना थी कालीग्राम परगना में, तो भाई वो उनकी कुछ जमींदारी थी, उसमें उन्होंने काम किया। तो उसमें क्या व्यक्तिगत लाभ हुआ लोगों को, जैसे अब पूरे देश को तो लाभ नहीं हुआ, एक पर्टिकुलर क्षेत्र को बस इसका लाभ हुआ। रूप से देखा गया कि किसी भी तरह की कोई सरकारी सहायता एवं धन उपलब्ध नहीं करवाया गया। प्रारंभ में तो शांति निकेतन के सभी कार्यक्रम सुचारू रूप से चले, परंतु कालांतर में इसे अधिक आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा। क्या हुआ, क्योंकि पर्टिकुलर इसको किसने चलाया था, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने चलाया। तो इसको क्या हुआ, क्योंकि उसको गवर्नमेंट का, इसके साथ गवर्नमेंट का कह सकते हैं योगदान नहीं था। ठीक है, तो इसको गवर्नमेंट की तरफ से पैसा तो मिल नहीं रहा था। तो ये भाई अपना, जब तक इनके पास चीज़ें थी, धन था, जब तक लोग एक्टिव थे, ये कार्यक्रम चला। उसके बाद क्या हुआ, इस एक कार्यक्रम में इसमें सबसे ज़्यादा संकट किस बात का है, तो धन का संकट आया। देखिएगा, शांति निकेतन में चलाए जाने वाले कार्यक्रम उच्च आदर्शों पर आधारित थे। सही बात है भाई, उच्च आदर्शों पर, मतलब आइडियल थे ना, उच्च आदर्शों पर ये आधारित थे, जिन्हें व्यवहारिक तौर पर नहीं अपनाए जा सके। साथ ही प्रसार कार्यकर्ता भी बहुत अधिक प्रशिक्षित नहीं थे, जो गांव वालों की मानसिकता में परिवर्तन ला सकते थे। अतः प्रशिक्षित कार्यकर्ताओं की भी काफ़ी कमी थी। आज यहीं तक रहेगा। अगर आपको समझ में आया, वीडियो देखती हूँ कितने मिनट की हुई है, वीडियो लॉन्ग हो गई है। मैं इसका 1 लाइनर कल आपको क्वेश्चन दिखाऊंगी। ठीक है, और आप इसको एक बार वीडियो देख के अपने मन में इसको रिवाइज कर लेना। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप इसको क्या करना, लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। मेरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू। टेक